नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे डॉक्टर सुधीर सक्सेना से। डॉक्टर सुधीर सक्सेना देश के जाने-माने कवि हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं और लंबे समय तक उन्होंने माया मैगज़ीन के लिए काम किया है। माया बहुत फेमस पॉलिटिकल मैगज़ीन रही है देश की और अभी वो जो है दुनिया इन दिनों नाम की मासिक पत्रिका जो है वो सामाजिक, राजनैतिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक पत्रिका है, उसके प्रधान संपादक हैं। और आप जानते हैं उनको कि अलग-अलग चैनलों पे डिबेट में भी वो आते रहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट में आते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो गए हुए थे अरुणाचल प्रदेश। वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल था और उसमें वो सरकार की तरफ से आमंत्रित थे और ईटानगर से वो अभी-अभी लौट करके आए हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की जाए, कार्यक्रम के बारे में बात की जाए। भाई साहब नमस्कार, सुधीर भाई साहब नमस्कार। जी नमस्ते। आप अभी-अभी लौट के आए हैं ईटानगर से। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। जी आप जी सब जानते हैं, हमारे दर्शक जानते ही हैं कि ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है। जी। उसके बगल में सिक्किम भी है। वहाँ से चीन का बॉर्डर भी मिलता है। तो सुधीर भाई यात्रा कैसी रही और क्या-क्या हुआ वहाँ, ये ज़रा थोड़ा-सा बतलाइए? अ, देखिए धनंजय जी, ईटानगर जाने का प्रयोजन ये था कि 16, 17 और 18 नवंबर को अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल सरकार ने किया था। लिटरेरी फेस्टिवल की श्रृंखला में यह 5वां आयोजन या 5वां संस्करण था। इसके पहले 4 लिटरेरी फेस्टिवल, 3 ईटानगर में और 1 नामसाई में हो चुका है। ये 5वां आयोजन था जिसमें देश भर से साहित्यकारों, कवियों, कथाकारों, पत्रकारों और संस्कृति कर्मियों को आमंत्रित किया गया था। अरुणाचल बहुत पुराना प्रदेश नहीं है। यह 1987 के प्रारंभ में अस्तित्व में आया। इसके पहले आपको याद होगा कि एक संज्ञा थी NEFA, नेफा। जब नेफा। 1962 में चीन से लड़ाई हुई थी तो नेफा तक चीनी सेनाएं आ गई थी। बोंदिला या तेजपुर या तवांग तब सुर्खियों में आ गए थे। तो नेफा से ही इस अरुणाचल का जन्म हुआ है। नेफा यानी ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके लिए डॉक्टर लोहिया बहुत सुंदर शब्द का उपयोग करते थे। उत्तर पूर्व सीमांत अंचल के प्रारंभिक आद्य अक्षरों को लेकर वो इसे उर्वशीयम कहा करते थे। तो यह उर्वशीयम से उद्भूत जो प्रदेश अरुणाचल है, वहाँ की राजधानी ईटानगर में ही आयोजन हुआ। और अरुणाचल कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, बहुत सुरम्य, बहुत खूबसूरत प्रदेश है, वनाच्छादित है, लश ग्रीन जिसको कहते हैं, सब्ज है बिल्कुल। अब धीरे-धीरे जब जंगल कटने लगे हैं, कहीं-कहीं हमें उजाड़ या बंजर दिखता है, अन्यथा आप अगर आसमान से इसकी छवि देखेंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे, आप उसमें मोहित हो जाएंगे। अरुणाचल की कुल आबादी लगभग 15-16 लाख है। 2011 की जनगणना में यहाँ की आबादी 11 लाख थी। अब इसको हम अगर बढ़ा हुआ मान लें तो 15 लाख के आसपास होगी। वहाँ पर संसाधनों का अभाव था, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के मान से अरुणाचल देश के समृद्धतम राज्यों में एक है। और देश में जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से यह विरलतम प्रदेश की श्रेणी में आता है। मेरा ख्याल है वहाँ शायद प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 लोगों का निवास है। धनंजय जी। जी। जब आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो अरुणाचल जी। जहाँ पे सूर्योदय जो है सबसे पहले सूर्योदय। होता है और कंचनजंगा की पहाड़ियाँ, जी पहाड़ी पर जब उसकी किरण गिरती है सूरज की, जी पड़ती जी है, जी। तो कहते हैं कि सुनहरा हो जाता है, वो सोने की तरह चमकता है। वो आपने देखा और वहाँ पे दूर-दूर से लोग आते हैं सनराइज़ देखने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वैसे भी बहुत बहुत सुरम्य प्रदेश है। और वहाँ के लोग भी बहुत सरल, बहुत निश्चल और बहुत आतिथ्य प्रिय है। खेती के बजाय वहाँ परंपरा से आखेट प्रियता रही है।
और वहाँ की भाषा जो है तिब्बती बर्मी कुल की है, और वहाँ के लोगों का प्राचीन संदर्भों की बात करें तो वहाँ का रिश्ता भारोपीय कुल से नहीं बल्कि इंडो तिब्बतन या इंडो मंगोलाइट कुल से जुड़ता है। वहाँ की भाषा, और वहाँ 26 जनजातियां हैं और 100 के करीब उपजातियां हैं इस 15 लाख की आबादी में। इससे आप अंदाज लगाएं कि कितनी विविधता है वहाँ पर। वहाँ पर 17वीं सदी में 5वें दलाई लामा ने काफी उल्लेखनीय काम किए थे। उनको लोग आज भी गंभीरता से और बहुत आदर से और बहुत प्यार से याद करते हैं। चूल्हा वहाँ हर घर में, हर गांव में, हर घर में एक चूल्हा होता है और चूल्हे को वो लोग पूजते हैं। और वहाँ का जो पक्षी है हॉर्नबिल राजकीय पक्षी है, गोल्डन महसीरेफ राजकीय मछली है, और मिथुन के वहाँ बहुत मान्यता और सम्मान है हाओलॉन्ग पेड़ के तौर पे। और फूल फॉक्सटेल आर्किड वहाँ का राजकीय फूल है। जी जी। धनंजय जी। तो वहाँ के लोगों से बात की तो आपको क्या लगा कि हम जो आपने जो शुरुआत में कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं, वो लोग हमारे बारे में कितना जानते हैं? देखिए वहाँ पर एक सत्र का संचालन कर रहे थे जो युवा व्यक्ति कर रहा था। उसने बहुत अच्छी बात की जो जिसने मुझे बड़ा अपील किया। दो बातें उसने कही और अन्य लोगों ने भी ये बातें अलग अलग संदर्भों में दोहराई। पहली तो ये कि पूरे अरुणाचल में हिंदी के लिए बहुत गहरा अनुराग है। हिंदी के प्रति किसी तरह की वितृष्णा, हिंदी के प्रति किसी तरह की चिढ़, हिंदी के प्रति किसी तरह का अनादर वहां पर ओर छोर कहीं भी नहीं है। दूसरा, वहां की भाषा में मैं के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं के बजाय वो लोग आपसी संवाद में या अतिथि से बातचीत करेंगे या पारस्परिक बातचीत करेंगे तो वो हम का उपयोग करते हैं। तो ये जो हम का जो बहुवचन और लोगों को शरीक करने का रिश्ता है, मैं का अहम वहां पर बिल्कुल नहीं। और बहुत सरल, बहुत निश्चल लोग हैं। आप उनके घरों में जाइए, वो वहां के पेय से आपका आतिथ्य करेंगे। ये याक याक का दूध वहां पर बहुत प्रचलित है। उसके घी को वो किण्वित चावल के सूप में मिलाकर जिस तरह से शराब बनाते हैं, छांग जिसको बोलते हैं। और वहाँ के पारंपरिक बांस के जो घर बनते हैं वो एक तरह का अद्भुत वास्तु और बहुत खूबसूरत वास्तु है। तो और आम तौर पे माना जाता है सुधीर भाई कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, चाहे मिजोरम मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, इन तमाम इलाकों में बांस का बड़ा इस्तेमाल है। जी बांस के ढेर सारे सामान बनते हैं जी और घरों में जिसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बांस के घर तो होते ही हैं जी जी और वहाँ पे बांस के फूल का बड़ा जिक्र है। जब जी बांस के फूल आते हैं तो बड़ा उत्सव होता है। देखिए, किसी भी अरुणाचल के निवासी के जीवन से आप बांस को पृथक नहीं कर सकते। उनके दैनंदिन में बांस की उपयोगिता है। उनकी जिसको आप आवास कहें, झोपड़ी कहें, कुटी कहें, तो वो पर्णकुटी नहीं बल्कि बंसीवट जिस तरह से हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो बांस की कुटी रहती है। और एक बड़ी प्राचीन और अच्छी परंपरा वहाँ पर है। यदि कोई व्यक्ति गांव में नया आता है और गांव में बसता है तो उसके बजाय पूरा गांव मिलकर स्वेच्छा से उसके लिए एक दिन भर अपने श्रम करके, सामूहिक श्रम से उसके लिए बांस की झोपड़ी खड़ी कर देता है। किसी भी आए हुए नए व्यक्ति को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ रहूंगा। ये गांव का कर्तव्य है, ये गांव का धर्म रहा है, ये परंपरा रही है कि वो आगंतुक के लिए बांसों की झोपड़ी का निर्माण करते हैं। और वहाँ के बड़ी स्वादिष्ट व्यंजन जिसको कहें कि बांस में पकाया हुआ चावल और बांस में पकाए हुए अन्य व्यंजन वहाँ बड़े स्वादिष्ट माने जाते हैं। और बांस की टोकरी, बांस की चटाई, बांस का मचान, बांस की तमाम चीज़ें जो वहाँ के हस्तशिल्प के जरिए हम लोगों के सामने आती है, वो यकीनन एक अद्भुत है। और इस तो कारण से भी आप अरुणाचल को याद करते हैं। तो वहाँ का जो विशेष भोजन है, वहाँ पे रात में शराब भी पिलाई जाती है, जो आपने शुरुआत में जिक्र किया कि वो जी शराब पीते हैं रात में। में लोग नृत्य भी करते हैं, नाचते भी हैं। तो हाँ। वो आपने वो शराब वहाँ की पी और वहाँ का विशेष भोजन है वो खाया या नहीं खाया?
देखिए उसको शराब ना मानिए, उसको एक आतिथ्य में प्रस्तुत किया गया पेय मानिए। नहीं, वो शराब के तौर पे पीते भी नहीं है, वो हाँ शराब हाँ हम कह रहे हैं या वो भी हाँ। कहते हैं, लेकिन क्या है वो कि पेय पदार्थ है जिसको चावल पीना जरूरी होता है, अच्छा लगता है, चावल अच्छा माना चाव, जाता है। चावल के माड़ को फर्मेंट करने के बाद उसमें याक का घी मिलाते हैं, और छोटे छोटे गिलासों में, छोटे छोटे कटोरी नुमा जो गिलास होते हैं उनमें वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जिसको कि हम लोग आधुनिक उसमें टोस्ट कहते हैं। मेहमान के स्वागत में प्रस्तुत किया गया पेय कहते हैं, वो टोस्ट कहते हैं वो। और मैंने कहा कि वहाँ खेती बाड़ी बाद में आती है, लेकिन आखेट बहुत प्रिय है वो। अपने प्रिय पशु, पर्वतीय हाँ इलाका है, जंगल पर्वतीय बहुत है। इलाका है, तो आखेट करके शिकार लाना और अपने अतिथि को और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसका इस्तेमाल करना वहाँ परंपरा रही है। इस तरह जैसे मैंने कहा कि बांस में पकाया हुआ चावल खाने का जो लुत्फ है, जो उसकी लज्जत है, वो अलग है। और उसकी स्मृति या उसका तो, आस्वाद जो है लौटने के बाद भी आपकी जीभ पर बना रहेगा। तो नॉनवेज आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जी, हम लोग मांसाहारी हैं। हाँ, तो आपने क्या खाया, क्या खिलाया उन लोगों ने, शिकार करके क्या लाया और क्या खिलाया? वहाँ का कोई पशु का था वो, और बाकी उन लोगों ने हम लोगों के लिए, चूंकि हम लोग खाने पीने में बड़े वर्जनाओं का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने जो है चिकन और बाकी चीज़ें बनाई थी। लेकिन जो बांस में पका हुआ चावल और उसका जो उन्होंने केले के पत्ते में लपेट कर जो हमको लगभग उबला हुआ चावल दिया, साथ में उन्होंने साबिश व्यंजन दिए और पीने के लिए छांग दिया, तो यकीनन ये बहुत यादगार, छांग, बिल्कुल सही, सही याद नाम बोला, छांग। एक हुँ, दावत, यादगार दावत थी। बिल्कुल। और जी, जो आपने हम का ज़िक्र किया, तो हमारे बिहार में भी हम लोग हम ही बोलते हैं। मैं बोलने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है बिहार में। नहीं बिहार में अवधि सब हमारे लखनऊ में जो शाम अवध के लिए मशहूर है, वहाँ भी लोग यही कहते हैं, हम जा रहे हैं, हम आते हैं, हमने ये देखा। तो बिल्कुल। ये जो हम और का जी, भाव है, उसका उसका सुख बिल्कुल। अलग है। और हमारे यहाँ जो रीजनल लैंग्वेजेज़ है ना सारी, मगही जी हो जी। या मैथिली हो या भोजपुरी हो या अंगिका, बज्जिका हो, तो हाँ हाँ। तमाम भाषाओं में मैं शब्द है नहीं, जी जी। हम ही है। जी। अच्छा, वहाँ में वहाँ भी। पे तो जी लिटरेरी फेस्टिवल था, तो वो क्या सारी भाषाओं देश भर में जितनी भाषाएँ हैं, सारी जी। भाषाओं के लेखक, कवि, पत्रकार गए हुए थे? हाँ जब आप बोल रहे हैं चेन्नई से भी आए, वो वहाँ से भी आए। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। वहाँ कविता पाठ और कहानी पाठ के 2-2 सत्र हुए। उसके अलावा विभिन्न विषयों पर विभिन्न सत्रों में आए हुए लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए, और वो विषय साहित्य से भी जुड़े हुए थे, विज्ञान से भी जुड़े हुए थे, पर्यावरण से भी जुड़े हुए थे, और मीडिया से भी जुड़े हुए थे। जैसे मैं 2-3 सत्रों का उल्लेख बहुत संक्षेप में करना चाहूँगा, कि महेश दत्तानी के संचालन में माइथोलॉजी पर विचार हुआ, जिसमें कविता काने, आनंद नीलकंठन, अनुजा चंद्रमौली आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत नया विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साहित्य के भविष्य पर हमारे सुपरिचित पत्रकार मित्र डॉक्टर मुकेश कुमार के संचालन में एक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोफेसर अश्विनी कुमार, डॉक्टर वेणुगोपालन, कनिष्क गुप्ता, प्रताप दीक्षित और बलराम गुमाश्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। उसमें बलराम गुमाश्ता ने बहुत अच्छी बात ये कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के इंटेलिजेंस का विस्तार हो सकता है, उसका विकल्प या उसका स्थानापन्न नहीं हो सकता है। आप नहीं हो ईयर सकता। आप ईयरएड लगाते हैं तो ये आपकी ध्वनि, आपके सुनने की शक्ति का विस्तार है, उसका विकल्प नहीं है। इसी तरह आप जैसे सही बात। महेश दत्तानी के संचालन में गुरु लद्दाखी ने, आशीष कुंद्रा ने, संजय हजारिका ने सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपने विचार रखे। और एक और बड़ी बात ये थी कि वहाँ इस बार जो है, वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स लोगों को, उनकी अभिव्यक्ति को एक विशेष तौर पर स्पेस दिया गया। और दूसरे दिन वहाँ पर हाशिए के लोगों को स्पेस देने का ये नतीजा था कि सुश्री मानवी बंदोपाध्याय, जो कलकत्ता के विद्यालय में प्राचार्य हैं और ट्रांसजेंडर विश्व में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, उनकी सदारत में ट्रांसजेंडर स्थानीय और अन्यत्र स्थानों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें संजना साइमन, ए रेवती,
पार्थ मजूमदार, वांगुरुसिया, बाबू तवांग, मोंग बसार, सवांग वांगचा, राजू हिसिंग, इन सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए और साहित्य अकादमी विजेता वाई डी थोंची ने इसकी अध्यक्षता करते हुए अपने बात विचार बाद में रखे। तो इस तरह के तमाम आयोजन हुए जिससे कि आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये फेस्टिवल, इसका फलक कितना बड़ा था। कहानी के पाठ में पंकज मित्रा और भालचंद जोशी से लेकर वहाँ के स्थानीय कथाकारों ने पाठ किए और कुछ स्थानीय कथाकारों की कहानियां इतनी सशक्त थी कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि उन्हें किसी भी अन्य भाषा की कहानियों के समकक्ष रखा जा सकता है। सतीश जायसवाल वहाँ थे, हिंदी के प्रख्यात कथाकार, असगर वजाहत वहाँ थे, प्रयाग शुक्ल वहाँ थे। तो ये गैलेक्सी ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स एंड थिंकर्स वाज देयर। और मुझे भी संजय हजारिका और शिव नारायण के साथ रंजू डोडम के संचालन में मीडिया और लिटरेचर में बोलने का मौका, वहाँ अवसर मिला। और इस सारे आयोजन में वहाँ पर डॉक्टर जमुना बीनी बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है, वहाँ अध्यापक हैं और उनकी इतनी अच्छी और प्रांजल हिंदी है, उन्होंने इसको अंतिम रूप देने में या लोगों को आमंत्रित करने की सूची बनाने में जो उल्लेखनीय भूमिका निभाई, मुझे लगता है कि उसके लिए उसकी सराहना ना करना एक बिल्कुल। अनयोग्य है। अरुणाचल प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में, पूरे देश के साहित्यकारों, पत्रकारों, कवियों को बुलाया जाना, कहानीकारों को बुलाया जाना और उनको सुनना, उनको मिलाना, सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप एक जो है पूरे देश के लोग वहाँ जमा हुए और मिले, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये जिन्होंने शुरू किया, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रखा था? जो हम बात कर रहे हैं वही या कुछ और था उनका मकसद? देखिए ये मैंने कहा कि ये इस तरह के आयोजनों की का 5वां सोपान है। इसके पूर्व इसी तरह के लिटरेरी फेस्टिवल 4 और हो चुके हैं और नज़दीकी प्रांत कोकराझार, जहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है, वहाँ पर भी इसी तरह के 2 आयोजन हो चुके हैं, जहाँ मुझे जाने का मौका मिला। और मैं बहुत निसंकोच कहूँगा कि कोकराझार का लिटरेरी फेस्टिवल इस देश के अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े आयोजन के मान से अगर हम बात करें तो किसी से कमतर नहीं था। फलक बड़ा था, आयोजन बहुत बेनुक्स था और जिस तरीके से वो लोग आयोजन करते हैं और जिस तरह से अरुणाचल में आयोजन हुआ, वो हम हिंदी भाषी प्रांतों के लिए एक नज़ीर है। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी इसी के तर्ज पर इस तरह के आयोजन करें और उसमें अखिल भारतीय लोगों को आमंत्रित करें। अब उत्तर पूर्व दक्षिण के लोगों की बात सुने, उनसे संवाद करें और अपने विचारों को और अपनी भाषा को पैन इंडियन देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आखिरी सवाल बतलाइए कि हमारे यहाँ हम जहाँ भी हैं, पटना में हैं, भोपाल में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कहीं भी ये पॉल्यूशन से हम लोग बहुत परेशान हैं। भयंकर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, तमाम तरीके के पॉल्यूशन है। मैं बोलूँ खाली एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो आपने वहाँ क्या महसूस किया? वहाँ आपने अलग महसूस किया होगा क्योंकि वहाँ नेचर के साथ हैं और जिस तरह से आज हमारे इन जगहों पे जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकास के नाम पर जो पॉल्यूशन आया है, और वो अरुणाचल प्रदेश उस तरह से विकसित स्टेट नहीं है जिस तरह से हम यहाँ कल्पना करते हैं मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात या महाराष्ट्र या बंगाल की। तो क्या वो पर्यावरण को आपने कैसे महसूस किया? कैसा लगा आपको? देखिए कैसे अलग लगा? देखिए धनंजय जी, अरुणाचल का पर्यावरण बहुत अच्छा, अनुकूल और सुखद है, लेकिन पर्यावरण पर संकट के बादल तो नहीं मंडरा रहे हैं, लेकिन दस्तक वहाँ सुनाई देने लगी है और ये वहाँ के लोगों के लिए चिंता की बात है। जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं और जिस तरह से ईंट गारे के जंगल खड़े हो रहे हैं और विकास के जो नए प्रतिमान वहाँ की एक निरंतरता को भंग कर रहे हैं, उससे वहाँ के लोग चिंतित हैं। अगर मुझे आप 5 मिनट दें तो मैं एक कविता, कभी कुछ कविताओं का उल्लेख करना चाहूँगा, उसके बाद जी, इसको सुना दें। समाप्त करेंगे। ये देखिए किताब है अरुणाचल के युवा कवि की, हुँ, मोरयूल के पेंगडांग में खिले फूल। हुँ, तो मोरयूल वहाँ का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर जन्मा हुए एक कवि है दोरजी लोनपू। तो उनका ये संकलन, कविता संकलन अभी हाल में ही आया है। उनकी कविताओं के बारे में कुछ आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि दोरजी लोम्पू की कविताएं अरुणाचल में हिंदी में लिखी कविताओं की बानगी प्रस्तुत करती हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये कविताएं
परिपक्व एवं सशक्त कविताएं हैं। संवेदनशील मन की भावनाओं, वैचारिकी पीड़ा और चिंताओं को बखूबी संप्रेषित करती हुई। अरुणाचल की लोक संस्कृति और आदिवासी जीवन को लेकर कवि गहरे चिंतित है, क्योंकि वो बेतरतीब बदलाव और अंधाधुंध विकास को वरीयता के नाते आंचलिक परंपरा, आदिवासी थाती और पुरखों के मूल्यों और दर्शन के खिलाफ है। जो आप अभी बात कर रहे थे पर्यावरण की, बिल्कुल, के खिलाफ है। बिल्कुल। इन कविताओं में वहाँ के लोक जीवन की संवेदना है, व्यग्रता है, चिंताएं हैं, लेकिन वे उम्मीद से च्युत या न्यून नहीं है। उनकी पंक्तियां देखिए। मेरी दादी रूंधे गले से कहती है, बेटा खेतों को आदर देना, वो काली मिट्टी जरूर है, बेजुबान और हल्की जरूर है, मगर हमारी माँ है। आदिवासी इसी नाते माटी पुत्र है। अरुणाचल की विविध छवियां वहां हैं। कवि की संवेदना में ताप है, सदाशयी व्यग्रता है, उसकी अभिव्यक्ति की वाष्प ऊर्ध्वमुखी होकर ऊंचे तलों को छूती है। इस नाते वो लोकल है और ग्लोबल भी। अरुणाचल वो सुरम्य और अन्नदा धरती है, जहां हर गांव में, हर घर में लेताप यानी चूल्हा है, और जहां चूल्हे को पूजा जाता है। जहां याक के बिना जीवन की कल्पना नहीं। याक का दूध, घी, छूर पौष्टिक है, तो दूध चाय में प्रयुक्त होती है। चावल के किण्वित पेय में घी मिलाकर वो मदिरा बनती है। नए वर्ष में याक छम, याक नृत्य बोलेंगे। अब देखिए, नृत्य के लिए छम शब्द है वहां पर। जिस बोलते छम से कोई उतर आए या छम से डांस, पायल किया रुनझुन के साथ जुड़ा हुआ। मगर दिक्कत ये है कि कवि कहता है कि आज न किसान खुश है, न मछुआरा खुश है, न उनके बीर और न वो नदी खुश है, और न ही मैं खुश हूं। ये वहां का यथार्थ है। वो आगे कहता है, हमारे देश में बहुत कुछ जो ठीक नहीं, गड़बड़ बहुत कुछ है, जानते हुए अनजान बनते हैं हम। मतदान तमाशा बन गया है, वोट अब बिकाऊ हो गया है, राजनीति अब हंसने की चीज हो गई है, संविधान अब पूजनीय हो चला है, कानून गरीबों पर, उन गरीबों पर लागू है जो समझते ही नहीं कानून की भाषा। कानून उन गरीबों पर लागू है जो समझते ही नहीं कानून की भाषा। वो चाहता है बुद्ध की मूरत नहीं सूरत दिखे। बौद्ध धर्म वहाँ का बहुत प्रमुख धर्म रहा है, अभी वहाँ ईसाइयत का भी बोलबाला है। वो चाहता है कि बुद्ध की मूरत नहीं सूरत दिखे। वो यह दोरजी लेम्पू ही नहीं, सारे अरुणाचल, सारे उर्वशीयम की आकांक्षा है। यह बदी के खिलाफ नेकी से उपजी ख्वाहिश है। कवि की मंशा, मुझे लगता है पूरे अरुणाचल की मंशा है, जब तक है सांस खुद को प्यार करो। कवि कह रहा है, जब तक है सांस खुद को प्यार करो, लोगों को प्यार करो, दुनिया से प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो। प्यार करना नहीं जानते तो सीख क्यों नहीं लेते? प्यार करना नहीं जानते तो सीख क्यों नहीं लेते? प्यार करना और प्यार से रहना। यही मुझे एक रूसी मुहावरा याद आता है, ल्यूपोव कल्सो कलसा नियत कंसा। प्यार एक छल्ला है और छल्ले का कोई सिरा नहीं होता। बहरहाल दोरजी गांव को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गांव आदर देना और सम्मान के साथ जीना सिखाता है। वो जानता है कि जिंदगी फार्मूलों से बड़ी है। वो कहता है, कभी अलविदा ना कहना, ये भी कि अगर हम सच्चे हैं तो कच्चे नहीं हो सकते। अगर हम सच्चे हैं तो कच्चे नहीं हो सकते। तो ये अरुणाचल की प्रतिनिधि कविता, ये प्रतिनिधि कवि की कविता की वानगी है। इससे आप वहाँ के मिजाज, वहाँ की चिंताओं और वहाँ की सदाशयता और वहाँ के स्वभाव का आभास पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई साहब, आपने जो है अरुणाचल प्रदेश की अच्छी छवि पेश की, वहाँ की कविता भी सुना दी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बतलाइए, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हमारे साथी जो अलग अलग जगह घूम करके आते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करें, और आपको समझने में मदद मिले कि वहाँ क्या है। चूँकि हमारे देश में विविधताएँ बहुत ज़्यादा है, हर जगह की अलग अलग खासियत है, और उन खासियतों को जीना ही जीवन है दरअसल। बहुत बहुत धन्यवाद।